नमस्कार स्टूडेंट, रविंद्र एकेडमी के यूपीएससी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी और उसमें हम लोगों ने शुरू कर रखा है पार्लियामेंट में अभी तक हम लोग कितने पाँच लेक्चर अभी तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा ये पार्लियामेंट पर 6वां लेक्चर है और आज वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे संसद की जो प्रक्रिया है और प्रक्रिया कैसे होती है संसद की और किस तरीके से वहाँ पर सेशन चलते हैं, बैठकें होती हैं, बैठकों में क्या होता है, बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे। तो आज के टॉपिक यहाँ पर मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर एक तो बात करेंगे हम लोग सेशन पर, सत्र की, और दूसरा सत्रावसान क्या होता है, सत्रावसान इस पर बात करेंगे, डिटेल में बातें करेंगे। जो यूपीएससी की डिमांड है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। फिर जो स्थगन होता है, नहीं पहले बैठक की बात कर लेते हैं, है ना, जो बैठक होंगी, ठीक है। फिर स्थगन होता है, स्थगन, ठीक। फिर जैसे विघटन की बात होती है लोकसभा की। फिर सत्रावसान और विघटन में विधेयक पर क्या प्रभाव पड़ता है, सत्रावसान एवं विघटन, लोकसभा का विघटन हो जाता है ना, का बिल पर क्या प्रभाव होगा, बिल यानी विधेयकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक। और ये सत्र क्या होते हैं, सत्रों के प्रकार क्या होते हैं, कितने प्रकार के सत्र होते हैं, यानी सत्रों की संख्या, सेशन, सत्रों की संख्या। फिर इसमें हम लोग बात करेंगे कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो क्या हैं, प्रश्न। तो आज के क्लास में हम लोग इतनी सारी बातें करने वाले हैं और इतना डिस्कस करने में मुझे लगता है कि एक पूरा लेक्चर यहाँ पर लगेगा। तो इस तरीके से क्लास को हम आज पढ़ेंगे, ये टॉपिक कवर करेंगे। तो रेडी हो जाइए आप लोग और पकड़िए मेरा हाथ, चलिए मेरे साथ। ओके, तो सबसे पहले बात हम लोग करेंगे, तो एक बात याद रखिएगा, हम लोग शुरू कर चुके हैं संसद की प्रक्रिया, क्या कैसे कैसे यहाँ पर प्रक्रिया, प्रोसेस क्या है, कैसे बिल आते हैं, पास होते हैं, बहुत सारी बातें हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो सत्र क्या होता है, ठीक है, तो इसका हम एक एग्जांपल देते हैं आपको। जैसे हम लोग अपने स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, तो उसमें कहते हैं कि जैसे 2022-23 सत्र, 2022-23 सत्र, सेशन, ठीक है, सत्र। तो 2022-23 का जो सत्र है वो चल रहा है, अगर हम लोग अपने कॉलेज की बात करें, है ना, कॉलेज में सत्र चलता है। और इन जो ये सत्र होते हैं इसमें हमारे क्या लगते हैं, क्लासेस लगते हैं। तो सत्र के दौरान क्या चलते हैं, हमारे क्लासेस चलते हैं। क्लासेस में क्या होता है, कोर्स कवर किया जाता है ना, जीएस पढ़ाया जाता है, मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है, ऐसे करके। और इसके बाद फिर हमारा एग्ज़ाम हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है, ये सत्र कंप्लीट हो जाता है, फिर अगला सत्र शुरू होता है। तो सिमिलरली एक सत्र में क्लासेस होते हैं बहुत सारे, ठीक है, तो बहुत सारे क्लासेस लगेंगे। सिमिलरली जो संसद का सत्र होता है उसमें क्लास की जगह पर क्या होता है, बैठकें होती हैं। क्या होती हैं, बैठकें होती हैं। और ये जो बैठक होती है यहाँ पर बिल लाए जाते हैं, क्या लाए जाते हैं, बिल लाए जाते हैं, बिल पास होते हैं और पास होने के बाद क्या बनते हैं, एक्ट बन जाते हैं। बहुत सारे बिल पास नहीं भी होते होंगे तो वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, जो पास हो गए राष्ट्रपति ने साइन कर दिए वो एक्ट बन गया, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पर मोशन लाए जाते हैं, प्रस्ताव लाए जाते हैं, ठीक है, तो प्रस्तावों पर डिस्कशन होता है,
तो प्रस्ताव कितने प्रकार के होते हैं इसकी भी बात हम लोग संकल्प लाए जाते हैं, प्रस्ताव और संकल्प में क्या अंतर होता है, तो ये सारे काम होते हैं, है ना, यहाँ पर हमारे पार्लियामेंट में। तो जैसा कि आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है कि संसद के जो सत्र होते हैं उसमें एक क्राइटेरिया यहाँ पर बताया गया है कि 2 सत्रों के बीच में, ध्यान से समझिएगा, जो हमारे 2 सत्र होते हैं उनके बीच में 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। यानी जो सत्र चल रहा है उसकी अंतिम बैठक और जो आने वाला सत्र होगा उसकी पहली बैठक के बीच 6 मंथ से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 2 सत्र यानी जो वर्तमान सत्र है, वर्तमान सेशन, प्रेजेंट सेशन, और जो आगामी है, आगामी, अगला, नेक्स्ट, आगामी सत्र, इनके बीच में 6 मंथ्स से अधिक का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, अंतराल नहीं होना चाहिए, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है। इसका मतलब हुआ कि जो वर्तमान सेशन चल रहा है उसकी जो लास्ट बैठक होगी और जो आने वाला इनकमिंग जो सेशन है उसकी पहली बैठक के बीच में 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो यही हुआ कि साल में कम से कम 2 सत्र, है ना, तो साल में कम से कम 2 सत्र होना ज़रूरी है, कम से कम 2 सेशन सत्र होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पीटी के लिए इम्पोर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन कई बार आया है ना, यूपीएससी में, पीटी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हुई। अब ये सत्र बुलाता कौन है? ठीक है, तो सत्र बुलाते हैं कौन? मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति महोदय बिना मंत्रिपरिषद की एडवाइस से कुछ करते ही नहीं है, ऐसा तो हम पढ़ ही चुके हैं कि बच्चों। ठीक है, तो सत्र को आहूत कौन करता है? तो सत्र को आहूत कौन करे? आहूत का मतलब होता है बुलाना। ठीक है, तो सत्र को आहूत करना काम किसका होता है? राष्ट्रपति। ठीक है, आहूत ऐसे शब्द मिलते हैं संविधान में, इन शब्दों से हमें परिचित होना जरूरी है। तो आहूत कोई मतलब बहुत ऐसा कोई भारी भरकम शब्द नहीं, सिंपल सी बात है, बुलाना। ठीक है, तो सत्र को आहूत कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय, लेकिन मंत्रिपरिषद की सलाह से। तो मंत्रिपरिषद की सलाह से। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम है भारत में, इसलिए जो हमारे प्रेसिडेंट महोदय होते हैं ये एक सिंबॉलिक होते हैं, जो मंत्रिपरिषद कहती है वही इन्हें करना होता है। ठीक है, तो सत्र को बुलाते भी यही हैं और सत्र की समाप्ति की घोषणा भी यही करते हैं, यानी सत्रावसान भी यही करते हैं। तो बुलाते भी हैं और सत्र की समाप्ति की घोषणा, समाप्ति की घोषणा भी राष्ट्रपति महोदय करते हैं। मतलब जो प्रोरेगेशन होता है, सत्रावसान होता है, सत्र को समाप्त करना है ना, क्या कहलाता है? सत्रावसान। तो सत्र को बुलाना, आहूत करना और सत्र की समाप्ति की घोषणा करना, ये किसका काम है? राष्ट्रपति महोदय का काम है। क्लियर? ऑब्वियस सी बात है, बहुत कॉमन सी बात है, थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे तो आप इसे कर लोगे। ठीक है, तो इसको रब करते हैं, आगे बढ़ते हैं।
तो नियमित अगर आप क्लास देखोगे, ठीक है, और पूरा लेक्चर देखोगे, जैसे ऑफलाइन में हम पढ़ते हैं ना, जब क्लास अटेंड करने जाते हैं 1-1.5 घंटे का जो भी लेक्चर होता है, हम पूरा बैठ के उसको पढ़ते हैं, इसके उसके नोट्स बनाते हैं, पहले सुनते हैं फिर नोट्स बनाते हैं। तो आपको भी यही करना है। बिल्कुल इस क्लास को हम वैसे ही पढ़ा रहे हैं जैसे हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं। तो आप पहले लेक्चर को पूरा सुनिए एक बार इत्मीनान से। 1 घंटे का लेक्चर रहता है, ठीक है, और पर्याप्त मैटर होता है, पर्याप्त चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ाते हैं। तो एक बार पहले लेक्चर को सुन लीजिए, इसके बाद दोबारा इसको पॉज कर करके आप नोट्स बनाते जाइए। एक बार इतना काम कर लिया, जीवन में दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको इस तरीके से पढ़ा दें कि आपको किताब भी पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। ओके, चल, तो हम लोग बात करेंगे सत्रों की संख्या, नंबर ऑफ सेशंस। सत्रों की संख्या, कितने सत्र होते हैं? तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि एक साल में कम से कम 2 सत्र तो होते हैं, ठीक है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो जब 2 सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। कम हो सकता है, 4 महीने का डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, 2 सत्रों के बीच 4 महीने का डिफरेंस हो सकता है, 3 महीने का हो सकता है, 5 महीने का हो सकता है, 6 महीने का हो सकता है, 7 महीने का नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि एटलीस्ट 2 सेशन इन अ ईयर, ठीक है। लेकिन भारत में प्रेजेंट टाइम में वैसे 3 सेशन का प्रोविजन है। कितने सेशन का प्रोविजन है? 3 सेशन का प्रावधान आपको दिखेगा। तो इसमें एक होता है बजट सत्र, ये पहला सत्र होता है, ये फर्स्ट सेशन होता है बजट सत्र, ठीक है। दूसरा मानसून सत्र होता है, मानसून सत्र, और तीसरा होता है हमारा, मानसून के बाद क्या आता है? शीतकाल आता है, तो शीतकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र। तो सामान्य तौर पर भारत में 3 सत्र होते हैं, ठीक है, संसद के 3 सत्र, इन्हें आप ध्यान रखिएगा। तो जो बजट सत्र होता है ये पहला सत्र होता है, ठीक है। तो अब इसमें थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर जानकारी ले लेते हैं। तो ये वाला जो सत्र होता है ना, बजट सेशन, तो इसकी शुरुआत जो होती है ये फरवरी के माह में होता है, फरवरी से लेकर मई तक चलता है, ठीक है, सबसे बड़ा यही होता है। तो ये फेब टू मई, ठीक है, तो फेब टू मई होता है। और जो मानसून सेशन होता है वो जनरली जुलाई में होता है, लेकिन कभी कभी सितंबर तक जाता है। तो सामान्य तौर पर ये जुलाई और सितंबर तक भी चला जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा। और जो शीतकालीन सत्र होता है ना, ये आपका दिसंबर में शुरू होता है और दिसंबर में ही समाप्त हो जाता है, लेकिन कभी कभी नवंबर तक नवंबर में भी बुला लिया जाता है, ठीक है। तो सामान्यतः ये दिसंबर में ही शुरू होता है और दिसंबर में ही समाप्त हो जाता है, दिसंबर में शुरू और दिसंबर में ही खत्म, शुरू और दिसंबर में ही खत्म, उसी दिसंबर में, नेक्स्ट दिसंबर में नहीं, ठीक है, और दिसंबर में ही समाप्त। लेकिन कभी कभी ये नवंबर में भी बुला लिया जाता है, कभी कभी नवंबर में बुलाया जाता है। तो ये ऐसे कोई नियम नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इन तीनों क्षेत्र पर थोड़ा सा डिटेल में बातें कर लेते हैं, ठीक। तो चलिए, सबसे पहले बजट सेशन की बात करते हैं। बजट सत्र, अब नाम है बजट से, तो कहीं ना कहीं संबंध तो इसका बजट से होगा ही होगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा ये प्रथम सत्र होता है, ठीक है,
तो यहाँ पर आप इसके बारे में क्या लिखोगे, ठीक है, ये प्रथम सत्र होता है, यहीं से शुरू ही होता है, ठीक है, प्रथम सत्र होता है, फर्स्ट सेशन। ओके, तो आर्टिकल अगर हम 87 पर नजर डालें तो राष्ट्रपति संसद के प्रथम सत्र को अनिवार्य रूप से संबोधित करते हैं, ऐसा आर्टिकल 87 में लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं आर्टिकल 87 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इसमें लिखा है राष्ट्रपति प्रथम सत्र को अनिवार्य रूप से संबोधित करते हैं, एड्रेस्ड करते हैं, है ना। तो प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं, इट मीन्स प्रथम सत्र कौन सा होता है, बजट सेशन होता है। तो राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से किस सेशन को एड्रेस करते हैं, बजट सेशन को एड्रेस करते हैं, ठीक है, संबोधित करते हैं। ऐसा क्वेश्चन कभी पूछ ले पीटी में तो आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो अक्सर फरवरी टू मई चलता है, लेकिन ये कोई निश्चित नहीं है, ठीक है। आप इन बातों को, इनकी विशेषताओं को आप लिख सकते हो, ठीक है। तो अक्सर फरवरी टू मई चलता है, लेकिन ये निश्चित नहीं है, फिक्स नहीं है भैया, है ना। तो ये निश्चित नहीं, क्लियर। तो ये निश्चित तो नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, इसके दो चरण होते हैं, ठीक है, बजट सेशन के दो चरण होते हैं। इसके कहने का मतलब है इसको दो हिस्सों में बांट सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे जब बजट शुरू होता है ना, तो बजट सत्र के प्रारंभ में ये लगभग 15-20 दिन तक बजट पर चर्चा होती है, ठीक है। समझना ध्यान से, इसके दो चरण होते हैं। तो जो पहला चरण होता है, ठीक है, वो ध्यान से समझना, मैं जो बताने जा रहा हूं। बजट सत्र के प्रारंभ में प्रारंभ में 15-20 दिन बजट पर चर्चा होती है, ठीक है। 15-20 दिन क्या होता है, बजट पर चर्चा होती है, तक बजट पर चर्चा होती है। ठीक है, चर्चा हो गई 15-20 दिन तक, इसके बाद छुट्टी कर दी जाएगी, ठीक है। कितने दिन की छुट्टी, लगभग 20-25 दिन के लिए इसको स्थगित कर दिया जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो बैठक चल रही है ना, तो कुछ सत्र है ना, तो सत्र में कई बैठक होंगी, तो पहले 15-20 दिन तक बजट पे चर्चा होगी, इसके बाद लगभग 20-25 दिन के लिए सत्र को क्या कर दिया जाए, सदन को स्थगित कर दिया जाएगा, सॉरी, है ना। फिर 20-25 दिन के लिए, दिनों के लिए सदन को स्थगित किया जाएगा, किया जाता है। तो ये हो गया पहला चरण, ठीक है। और इसके बाद इसको पुनः प्रारंभ किया जाएगा, ठीक है। तो दूसरे चरण में क्या होगा, ये 20-25 दिन खत्म होने के बाद इसके बाद पुनः प्रारंभ किया जाएगा। कहने का मतलब है कि यहां पर सब बजट पे ही चर्चा होती है पहले सत्र में। तो ये एकमात्र सत्र है जो 2 चरणों में चलता है, ध्यान रखिएगा, ये एकमात्र सत्र है जो 2 चरणों में चलता है। तो बजट सत्र में इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है।
नेक्स्ट अगले सेशन पे हम लोग बात करेंगे दूसरा सेशन होता है मानसून या ग्रीष्मकालीन सत्र। मानसून या ग्रीष्मकालीन सत्र। तो इसमें वही 2-3 बातें जो हमने आपको बताई, ठीक है। ये प्राय जुलाई से अगस्त तक रहता है, तो इसमें आप लिखोगे प्राय जुलाई टू अगस्त, ठीक है। तो जुलाई से ये अगस्त तक रहता है, लेकिन कभी कभी ये सितंबर तक चला जाता है। यहाँ पर लिख सकते हैं कभी कभी सितंबर तक भी चला जाता है, ठीक है। और बस इतनी बातें यहाँ पर आपको जाननी है। इसके बाद हम लोग शीतकालीन सत्र की बात करेंगे। है ना, विंटर सेशन, शीतकालीन सत्र। तो दिसंबर से प्रारंभ, दिसंबर से खत्म, है ना। तो दिसंबर से शुरू और दिसंबर में ही समाप्त। सबसे छोटा है ना ये, में ही समाप्त हो जाता है। तो ये सबसे छोटा सत्र होता है, लेकिन कभी कभी तक ये नवंबर में जाता है। तो कभी कभी नवंबर तक चला जाता है। चलता है, ये कभी कभी होता है, ठीक। तो सबसे छोटा अगर पूछा जाए, ये सबसे बड़ा पूछा जाए तो बजट सेशन होता है, ठीक। तो ये बात आपको याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे की बात करते हैं। तो ये तो हो गए सत्र। तो भारत में 3 सत्रों का सामान्य तौर पर प्रावधान है इस समय। और अब हम लोग बात करते हैं जैसे सत्र का सत्रावसान, तो अभी हमने डिस्कस कर लिया। सत्र को कैसे रोका जाए, ठीक है, तो उसे कहते हैं सत्रावसान। तो कौन इसके सत्रावसान किसका काम है, अभी भी बताया था, राष्ट्रपति का। ये राष्ट्रपति का काम है, राष्ट्रपति का कार्य। बट ये मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करेंगे, तो सत्रावसान हो गया। अब इसमें एक टर्म आपको मिलेगा स्थगन, ठीक है, एडजॉर्न, स्थगन। अभी हमने जब बजट सत्र आपको पढ़ाया तो उसमें बताया था कि 15-20 दिन पहले बजट पर चर्चा होती है, इसके बाद 20-25 दिन के लिए सदन को स्थगित कर दिया जाता है। तो यही स्थगन क्या होता है, एडजॉर्न क्या होता है, ठीक। तो ये पीठासीन अधिकारी द्वारा क्या कर दिया था, उसकी बैठक को स्थगित कर दिया जाता है कि अब कोई बैठक नहीं होगी। तो ये कौन करता है, स्थगन किसका काम होता है, पीठासीन, प्रिसाइडिंग ऑफिसर का, पीठासीन अधिकारी का काम होता है। तो ध्यान रखिएगा, सत्रावसान राष्ट्रपति का कार्य है और स्थगन किसका कार्य है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। अगर लोकसभा में होगा तो लोकसभा अध्यक्ष करेंगे स्थगन, और राज्यसभा की बात हो रही होगी तो राज्यसभा के सभापति इसको एडजॉर्न कर देंगे। तो स्थगन में क्या होता है, बैठकें नहीं होती हैं, ठीक है। सेशन तो चल रहा है, सेशन खत्म नहीं होता है, ठीक है। उस सेशन के दौरान जो सदन की बैठकें हो रही होती हैं वो यहाँ पर रुक जाती हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। और जैसे एक और होता है अनिश्चित काल के लिए स्थगन, अनिश्चित काल के लिए, काल के लिए स्थगन, एक ये भी होता है। तो अनिश्चित काल के लिए स्थगन, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि स्थगित कर दीजिए, अब दोबारा कब बुलाएंगे ये कोई निश्चित नहीं है, ठीक है। तो अगले आहूत करने की तिथि जब ना बताई जाए तो उसे बोलेंगे अनिश्चित काल के लिए स्थगन।
जैसे नहीं हम लोग बोलते हैं कि जब कोविड हुआ था तो कहते थे कि अनिश्चित काल के लिए लॉकडाउन लग गया, ठीक है। तो कब खुलेगा, हम दोबारा कब सड़कों पर आएंगे, दोबारा हम कब अपने स्कूल जाएंगे, ये हमें कुछ पता ही नहीं था। तो अनिश्चित काल, तो अभी उसका स्थगन कर दिया जाए, दोबारा कब आएंगे, जब परिस्थितियां अनुकूल होंगी तब बुलाया जाएगा। तो ये तो अनिश्चित काल के लिए हो गया ना। तो अनिश्चित काल के लिए भी स्थगन किया जाता है, यानी अगले आहूत करने की तिथि जब ना बताई जाए, ठीक है, अगले आहूत करने की तिथि ना बताई जाए, तो उसे बोलेंगे अनिश्चित काल के लिए स्थगन। तो जो चाहे स्थगन हो चाहे अनिश्चित काल के लिए स्थगन हो, ये दोनों किसका काम है, ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर का काम है, पीठासीन अधिकारी का कार्य, ठीक है, ये बात। अब एक टर्म यहां पर आपको और सीखना है, विघटन, ठीक है। जो लोकसभा को डिसॉल्व कर देते हैं ना, तो जो विघटन होता है ना, ये केवल लोकसभा का होता है, ये राज्यसभा का नहीं होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये केवल लोकसभा का होता है, राज्यसभा का ये नहीं होता है। और बाकी ये जो 17वसान है, स्थगन है, अनिश्चित काल के लिए स्थगन, ये दोनों सदनों के लिए होता है, लोकसभा राज्यसभा दोनों के लिए। और ये केवल राज्यसभा के लिए, सॉरी लोकसभा के लिए, राज्यसभा चूंकि एक स्थायी सदन है ना। तो विघटन कौन करता है, तो विघटन कौन करता है, राष्ट्रपति। तो ये किसका काम है, राष्ट्रपति का कार्य है। तो राष्ट्रपति जब कोई काम करेंगे तो ये मंत्रिपरिषद की सलाह से करेंगे, तो ये सारे काम मंत्रिपरिषद की सलाह से करेंगे प्रधानमंत्री। अब एक चीज आपको याद रखना है, जैसे 17वसान में क्या होता है, पूरा सत्र ही खत्म हो जाता है। तो जब पूरा सत्र खत्म हो जाएगा तो कोई बैठक नहीं होगी, वो सत्र ही नहीं होगा, है ना, पूरा सेशन खत्म हो जाएगा। तो कोई जब 17वसान से सारी बैठकें खत्म हो जाएंगी, स्थगन से भी बैठकें नहीं होंगी, ठीक है। और विघटन से क्या होगा, पूरा हाउस ही खत्म हो जाएगा। तो विघटन करने से सारा सेशन ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब सदन ही नहीं रहेगा तो उसका सेशन ही नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, स्थगन से केवल बैठकें निरस्त होती हैं, ठीक है। 17वसान से सत्र के साथ सारी बैठकें निरस्त हो जाएंगी, और विघटन से 17वसान स्थगन की इसकी नौबत ही नहीं आएगी, वो सदन ही खत्म हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर एक चीज आपको यहाँ समझनी है कि जो अगली चीज हम आपको बताने वाले हैं बड़ी मजेदार है, कि जैसे मान लो कि लोकसभा का विघटन हो गया, ठीक है, तो जो वहां पर कार्य क्रियाकलाप चल रहे हैं या जो बिल वगैरह हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर चर्चा करेंगे। और थोड़ा सा हम लोग यहां भी देख लेते हैं। तो जैसे 17वसान हुआ, सत्र एक चल रहा था, जैसे मान लो बजट सत्र चल रहा था, और या मान लो शीतकालीन सत्र चल रहा था, उसको उसका 17वसान कर दिया राष्ट्रपति ने, यानी वो सत्र ही खत्म हो गया। तो जैसे सत्र शुरू हुआ, ठीक है, और उसमें कुछ काम हुए, बहुत ध्यान से समझना, सत्र शुरू हुआ कोई और उसमें कोई काम हुए, ठीक है, लेकिन कुछ काम हुआ, कुछ शेष रह गया और सत्र खत्म कर दिया गया। तो फिर जब अगला सत्र बुलाया जाएगा तो शेष काम अगले सत्र में निपटाए जाएंगे, ठीक है। यानी जो काम बच गया, मतलब कोई काम आधा हो गया और आधा बच गया था, तो आधा काम अगले सत्र में कर लिया जाएगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इस पॉइंट को आप नोट करोगे, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर रब करके लिख देता हूँ कि जब 17वसान होता है तो शेष काम समाप्त नहीं होते, 17वसान से शेष काम समाप्त नहीं होते, समाप्त नहीं होते।
नहीं होता है। ठीक, मतलब क्या हुआ, जैसे आधा काम कर लिया, आधा बचा है, तब तक सत्र का अवसान कर दिया गया, तो जो काम बच गया वो अगले सत्र में कर लिया जाएगा, उस काम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हाँ इतना ज़रूर है कि अगले सत्र में शेष काम को करने के लिए एक नोटिस देनी पड़ जाती है। ठीक है, तो इतना ज़रूर ध्यान रखना है। तो इसके लिए ऐसे ऐसे लिखो, समाप्त नहीं होते अर्थात उसे अगले सत्र में पूरा कर लिया जाता है, अगले सत्र में पूरा कर लिया जाता है। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ता है, एक नोटिस देनी पड़ती है। इसके लिए नोटिस देनी पड़ती है। ठीक, तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, ऐसे पीटी में बना देगा। जो यूपीएससी है हमारा, ये बड़ा पीटी में बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन बना देगा यहाँ से कि सेशन जो चल रहा था सत्र के 17वां से उसके बचे हुए काम समाप्त हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बचे हुए काम समाप्त नहीं होते हैं, उनको अगले सेशन में कर लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके का क्वेश्चन हमारा प्रीलिम में बनेगा। तो ये 17वां का प्रभाव क्या बचे हुए कामों पर पड़ता है, तो 17वां का बचे हुए कामों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बचे हुए कामों को अगले सत्र में कर लिया जाता है। तो मैंने यहाँ पर 4-5 बार बोल दिया और अब आपको याद हो गया होगा। अब जब स्थगन होता है, ठीक है, एडजॉर्न, सदन मतलब स्थगन हुआ, स्थगित कर दिया गया है, नहीं कहते इसको पोस्टपोन कर दिया गया, नहीं अपनी भाषा में बोलते हैं। कोई जैसे एग्ज़ाम आज होना था तो आज स्थगित कर दिया गया, उसको पोस्टपोन करके आगे बढ़ा दिया गया, है ना। तो अगर स्थगन कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया, तो अगर कोई विधेयक वहाँ पर था और वो विचाराधीन था, अभी पास नहीं हुआ था, तो किसी विधेयक और या अगर कोई विचाराधीन विधेयक है यानी उस पर अभी निर्णय नहीं हुआ था, तो उस काम पर कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, अर्थात जो बचा हुआ भाग है काम का वो दोबारा होने वाली बैठक में कर लिया जाता है। तो स्थगन से किसी काम पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वही बात जैसे मतलब कोई बिल आया था, बिल पर चर्चा हो रही थी, कुछ चर्चा हो गई थी, कुछ चीज़ें बची थी, तब तक स्थगन कर दिया गया, बैठक समाप्त कर दी गई, 10-15 दिन के लिए मान लो स्थगित कर दी गई। ठीक है, 10-15 दिन बाद फिर से जब बैठक होगी, फिर सदन बुलाया जाएगा, तो उस विधेयक की बची हुई बातों को अगली बैठक में उसको डिस्कस कर लिया जाएगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता अर्थात शेष काम अगली बैठक में कर लिया जाएगा, है ना। तो शेष काम को अगली बैठक में निपटा लिया जाएगा। कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं लेकिन है बड़ी, है ना। और ये क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे, स्टेटमेंट बना देगा यूपीएससी, और एग्जामिनेशन हॉल में आप बहुत ज़्यादा दबाव में रहते हैं और उसको गलत कर देंगे। आपको लगेगा कि स्थगित कर दिया तो जो भी काम हुए थे वो सब खत्म हो जाएंगे, अधूरे काम खत्म हो जाएंगे। नहीं, खत्म नहीं होंगे, अगली बैठक में उनको निपटा लिया जाएगा। अरे भाई खर्चा होता है ना, तो फिर उसको नए सिरे से डिस्कस नहीं करेंगे, जितना डिस्कस हो गया था उसी के आगे उसको अगली बैठक में निपटा लेंगे। तो अब अगर हम लोग बात करें विघटन, ठीक है, विघटन अगर सदन डिसॉल्व हो जाता है, विघटन, लेकिन विघटन किसका होता है, सिर्फ लोकसभा का होता है, राज्यसभा का नहीं। ठीक है, अगर मान लीजिए लोकसभा का विघटन हो गया, ठीक है, और जिससे मान लो ये इस समय लोकसभा चल रही है, इसका विघटन हो जाए तो क्या होगा, यहाँ पर जितने भी कार्य लंबित थे, है ना,
तो समस्त कार्य जो कंप्लीट नहीं हुए, है ना, ध्यान रखिएगा, समस्त कार्य मतलब जो कंप्लीट नहीं हुए, अधूरे, समस्त अधूरे कार्य हम लिख दें यहां पर, अधूरे कार्य क्या हो जाएंगे, ये समाप्त हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। जैसे मान लो कोई बिल आया और बिल कंप्लीट नहीं हुआ था, ठीक है, और उसका विघटन हो गया लोकसभा का, तो ऐसा नहीं कि अब ये बिल बच जाएगा कि अगली लोकसभा में इसको चर्चा करा लेंगे, नहीं, वो फिर नए सिरे से लाना पड़ेगा, जितना उस पर काम हो गया था वो सब खत्म, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि समस्त विधेयक, प्रस्ताव, नोटिस, जो कुछ भी है सब कुछ क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा अगर इसका विघटन हो जाता है लोकसभा का, ठीक, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब एक चीज आपको बहुत बेहतरीन समझाने वाले हैं, जहां से क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, जैसे लोकसभा के विघटन का विधेयक पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये चीज यहाँ पर समझेंगे। तो लोकसभा के विघटन का विधेयक पर क्या प्रभाव पड़ता है, बिल विधेयक पर प्रभाव, इसकी 5 कंडीशन होती हैं। सामान्य तौर पर तो हम ये कह देंगे कि अगर कोई विधेयक लोकसभा में आया और वो कंप्लीट नहीं हुआ और लोकसभा भंग हो गई, विघटित हो गई, डिसॉल्व हो गई, तो वो जो कुछ भी वहाँ बिल, जो कुछ भी कार्य थे अधूरे, वो सब खत्म हो जाएंगे, एक सामान्य सी बात है, ठीक। अब यहाँ पर हम आपको 5 कंडीशन यहाँ पर बताएंगे और वो 5 कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। एक बात आप याद रखो कि अगर कोई बिल संसद में आया और लोकसभा उसमें इन्वॉल्व हो गई, बहुत ध्यान समझना, अगर कोई बिल संसद में आया और लोकसभा उसमें इन्वॉल्व हो गई, लेकिन वो बिल अभी कंप्लीट प्रक्रिया उसमें नहीं हो पाई, मतलब वो अभी कानून नहीं बना और लोकसभा भंग हो गई, तो वो बिल समाप्त हो जाएगा। बात समझ में आ गई? मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई बिल लोकसभा में आया, मतलब संसद में आया ऐसे समझो, और लोकसभा उसमें इन्वॉल्व हो गई, लेकिन बिल की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हुई, तो लोकसभा जब विघटित होगी तो वो बिल भी खत्म हो जाएगा, ठीक। आइए इसको देखते हैं, इसकी फर्स्ट कंडीशन। तो इसमें पहली कंडीशन क्या है, लोकसभा में विचाराधीन है, ठीक है, कोई बिल, हम बात किस पर कर रहे हैं, विधेयक पर, है ना। अगर ये बिल यानी विधेयक लोकसभा में विचाराधीन है और लोकसभा का विघटन हो जाता है। विचाराधीन का मतलब क्या है, अभी ये प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हुई, विचाराधीन है और लोकसभा का विघटन हो गया, तो हमने क्या कहा कि लोकसभा सिर्फ इन्वॉल्व हो जाए, तो लोकसभा इन्वॉल्व हुई ना, क्योंकि बिल आ चुका है ना इसमें और विचाराधीन है, कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका मतलब लोकसभा इन्वॉल्व है। तो लोकसभा इन्वॉल्व हो जाए और बिल की प्रक्रिया कंप्लीट ना हो और लोकसभा का विघटन हो जाए, तो फिर कुछ भी हो जाए वो बिल खत्म हो जाएगा। बस इतना सा दिमाग पे फीड करो, इसको लिख लेना नोट्स में, ठीक है। तो यहां पर ये बिल क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यहां पर लिखता हूं, परिणाम क्या होगा, इस बिल का भविष्य क्या होगा, इसका भविष्य खत्म, तो समाप्त। या भले ही राज्यसभा ने पास करके लोकसभा के पास भेज दिया हो, ठीक है, चाहे राज्यसभा ने पास किया हो या लोकसभा से ही शुरुआत हुई हो,
शुरुआत हुई हो। मतलब चाहे राज्यसभा ने इसको पास कर दिया हो और फिर लोकसभा के पास आया हो और अभी यहाँ से कंप्लीट ना हुआ हो, ठीक है, तो भी ये समाप्त हो जाएगा अगर लोकसभा का विघटन हो गया। और चाहे लोकसभा से ही शुरुआत हुई हो, लोकसभा में भी वहीं से शुरू किया गया बिल, वहीं लाया ही गया और उससे विचार विमर्श चल रहा है कि लोकसभा विघटित हो गई, तो बिल समाप्त हो जाएगा, पहली कंडीशन, ठीक है। दूसरी कंडीशन देखो, लोकसभा से पास हो गया, लोकसभा से बिल पास हो गया और ये अब कहाँ जाएगा, नियम के अकॉर्डिंग राज्यसभा में जाएगा। किंतु यहाँ पर ऐसे देखो, यहाँ से पास हुआ फिर कहाँ जाएगा, राज्यसभा में, और राज्यसभा में विचाराधीन है, राज्यसभा में विचाराधीन, यानी मतलब अभी क्या हुआ है, लोकसभा में पास कर दिया, राज्यसभा में पहुंचा, राज्यसभा में भी विचाराधीन है, राज्यसभा भी विचार कर रही है, इधर लोकसभा भंग हो गई, ठीक है, तो लोकसभा भंग हो गई तो ये बिल की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई ना। इसमें क्या हुआ, बिल की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हुई, बिल की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हुई, कंप्लीट नहीं हुई और लोकसभा इन्वॉल्व हो चुकी है, ठीक है। तो हमने क्या कहा, बिल की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हुई, लोकसभा इन्वॉल्व हो चुकी है और अगर लोकसभा विघटित हुई तो बिल भी समाप्त हो जाएगा। तो बिल की प्रक्रिया पूरी नहीं, इधर लोकसभा इन्वॉल्व हो गई, तो इस बिल का फ्यूचर क्या होगा, तो क्या होगा, तो बिल समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो बिल को बेचारों को पता ही नहीं कि मेरे साथ क्या होगा, ठीक है, ये समाप्त हो जाएगा। क्लियर। एक बात तो यहाँ पर लग रही होगी कि इस मामले में लोकसभा के पास पावर ज़्यादा है, ठीक है, देख रहे हो, लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा में विचाराधीन है, लोकसभा विघटित हो गई। वैसे तो आपको लग रहा होगा कि इसने तो पास ही कर दिया है, ये विघटित हो गई तो हो जाने दो, अब इसके पास चला गया, अब ये अपना पास कर देगी, राष्ट्रपति साइन कर देंगे, कानून बन जाएगा। नहीं, तो क्या नोट करना है दिमाग पे, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर आप लिखोगे। कॉन्सेप्ट क्या लिखोगे, यदि किसी बिल में लोकसभा इन्वॉल्व हो गई, इन्वॉल्व हुई और बिल की प्रक्रिया इनकम्प्लीट है, बिल की प्रक्रिया इनकम्प्लीट है, तो लोकसभा के विघटन से बिल समाप्त हो जाएगा, तो लोकसभा के विघटन से बिल भी समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको लिखना है अपनी कॉपी में, ठीक है। तो इनसे ये दोनों पॉइंट अपने आप क्लियर हो जाएंगे। बना लो इसको, ठीक, बिल्कुल इसी तरीके से बनाना जिस तरीके से हमने यहाँ पर बनाया है, या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। चलो अब तीसरी कंडीशन पर बढ़ते हैं हम लोग। तो ये जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर लिखा है ये किताब में नहीं होगा, ठीक है, किसी संविधान की बुक में आपको नहीं दिखेगा ऐसा, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़े, गुड। तो चलिए अब तीसरी कंडीशन पे आते हैं। कंडीशन नंबर 3, बिल पर दोनों सदनों में विवाद हो गया। समझो, बिल पर दोनों सदनों
में विवाद हुआ, मतलब बिल को लेकर, है ना, दोनों सदनों में विवाद, डिस्प्यूट हो गया। देखो मेरा मतलब है कि देखो सारा कुछ तो जितना भी ज्ञान है हम लोग सीखते हैं वो सब किताबों में दिया है, ठीक है, लेकिन किताबों में दिया तो है, लेकिन हमारे सामने दो समस्याएं होती हैं। एक तो टाइम नहीं है कि 10 किताबें पढ़ें, दूसरा अगर टाइम है तो हम उसको इतने आसानी से समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि राइटर ने लिखाई इस तरीके से है कि आप उसे ना समझ पाओ, क्योंकि उसने आपको समझाने के लिए नहीं लिखा है, उसने अपनी बात कहने के लिए लिखा है, ठीक है। तो अगर उसी किताब को 10 किताबों के निचोड़ को बहुत आसान सी भाषा में यहाँ पर समझा दिया जाए, यही टीचर का काम है, ठीक है। तो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट आपको इजी वे में समझा दिया जाए, आपका समय बच जाए और 10 किताबों का निचोड़ भी आपको मिल जाए, ठीक है, ये बात होती है। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि वो जो टिपिकल चीज़ें हैं जो हमें क्लियर नहीं होती वो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाए, ठीक है। और आप क्वेश्चन सही कर लो। तो मान लीजिए बिल पर दोनों सदनों में हो गया विवाद, और जब विवाद हो गया तो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था। क्या कॉन्सेप्ट बताया था कि जब विवाद हो जाता है तो राष्ट्रपति अगर चाहे, ठीक है, अगर विवाद हो गया किसी बिल को लेकर तो यदि राष्ट्रपति चाहें तो दोनों का ज्वाइंट सीटिंग बुलाकर और उस बिल को बचा सकते हैं, है ना। ये तो मैं पढ़ा चुका हूँ, बोलो पढ़ाया है ना, गुड, ठीक। राष्ट्रपति यदि चाहे, नहीं चाहते कोई बात नहीं, अब राष्ट्रपति क्या चाहेंगे, वो तो मंत्रिपरिषद चाहेगी ना। जब हम कहें कि राष्ट्रपति ऐसा करते हैं तो समझ लो राष्ट्रपति की मर्जी नहीं है, वो मर्जी किसकी है, वो प्रधानमंत्री की मर्जी है, ठीक है। क्योंकि भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो किया गया है, और पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या कहता है, एक सिंबॉलिक प्रेसिडेंट की बात करता है, तो राष्ट्रपति तो बेसिकली सिंबॉलिक ही है, ठीक। तो सदनों में विवाद हुआ, तो मान लो राष्ट्रपति ने लोकसभा के विघटन के पहले ज्वाइंट सिटिंग बुला ली, ठीक है, समझना बहुत ध्यान से। विवाद विवाद हो गया, और ऐसी स्थिति में, ठीक है, ऐसी स्थिति में लोकसभा के विघटन होने से पहले एक एक बात को ध्यान देना, लोकसभा के विघटन होने से पहले राष्ट्रपति जी ने संयुक्त बैठक बुला ली, बैठक बुलाई, ठीक है। तो कोई बात नहीं, बुला ली, और संयुक्त बैठक बुलाने के बाद लोकसभा विघटित हो गई, ठीक। तो बिल समाप्त नहीं होगा, बुलाई और इसके बाद लोकसभा विघटित हो गई, का विघटन, तो बिल का भविष्य क्या होगा, अब बिल समाप्त नहीं होगा, क्योंकि ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है बिल को बचाने के लिए, ठीक है। तो बिल अब समाप्त नहीं होगा, बिल समाप्त नहीं होगा। इससे बड़े टिपिकल कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। तो कंडीशन नंबर 3 क्लियर, इसको नोट कर लीजिए। क्लियर, चलो कंडीशन नंबर 4, यहाँ पर 5 कंडीशन बनती है, कंडीशन नंबर 4 की बात करेंगे अब हम लोग, ठीक है। कंडीशन नंबर 4 क्या है, कंडीशन नंबर 4 उसी कॉन्सेप्ट से है जिस कॉन्सेप्ट से कंडीशन नंबर 1 और 2 फुलफिल हो रही थी, है ना। तो यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा। जैसे मान लो कोई बिल राज्यसभा में आया,
और वो विचाराधीन, और विचाराधीन। ठीक है, दो बातें हैं, मतलब राज्यसभा में आया है, मतलब राज्यसभा से आया ही है। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, राज्यसभा में लाया गया, राज्यसभा में लाया गया, मतलब प्रथमता राज्यसभा में लाया गया है, यहीं से शुरुआत ही हुई, इसको लोकसभा में भी नहीं गया, तो यहां पर विचाराधीन। ठीक, बट लेकिन लोकसभा द्वारा पारित नहीं हुआ। इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, अभी लोकसभा में आया ही नहीं, अभी लोकसभा में आया ही नहीं। मतलब जब हम ये वाला यह सेंटेंस पढ़ते हैं कि लोकसभा द्वारा पारित नहीं हुआ, तो इससे ये लगता है कि लोकसभा में गया है लेकिन लोकसभा ने पारित नहीं किया। ऐसा नहीं है, लोकसभा द्वारा पारित नहीं हुआ, इसकी दो मतलब हो सकते हैं, इसके दो मतलब हो सकते हैं। एक मतलब हो सकता है कि लोकसभा में गया और पारित नहीं किया, लेकिन एक मतलब ये भी हो सकता है कि लोकसभा में भी गया ही नहीं तो पारित कहाँ से करेगा। तो ये वाली कंडीशन, अभी लोकसभा में नहीं आया, आया ही नहीं, तो इसका मतलब है कि ये बिल अभी क्रिया कंप्लीट नहीं हुई, इसकी प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक है, लेकिन लोकसभा इन्वॉल्व भी तो नहीं है। तो हमने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि अगर प्रक्रिया अधूरी है और लोकसभा इन्वॉल्व हो चुकी है तो लोकसभा के विघटन से बिल खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रक्रिया अधूरी जरूर है लेकिन लोकसभा अभी इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इन्वॉल्व अभी नहीं हुई इस बिल को लेकर। ठीक है, तो इन्वॉल्व नहीं है, तो लोकसभा के विघटन का परिणाम क्या होगा, बिल की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बिल की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो परिणाम क्या होगा, बिल समाप्त नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। ओके, क्लियर होगी बात। तो वो कॉन्सेप्ट जरूर याद रखना। तो वो कॉन्सेप्ट 3 जगह लग गया, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 4। ठीक है, 3 जगह लग गया ना। चलो इसको हटा देते हैं, अब कंडीशन नंबर 5 की बात करते हैं। तो जो 5वीं कंडीशन है वो क्या है ना, लोकसभा के विघटन से बिल की सेहत पर क्या फर्क पड़ेगा, तो उसकी कंडीशन नंबर 5, जैसे मान लो दोनों सदनों ने इसको पारित कर दिया, दोनों सदनों से पारित, कौन, बिल, कोई बिल आया, लोकसभा में आया पारित हो गया, राज्यसभा में आया पारित हो गया, या राज्यसभा में आया पारित हुआ, लोकसभा में गया फिर पारित हो गया। तो नियम के अनुसार क्या कहता है, यहाँ से पास होगा तो फिर ये जाएगा कहाँ, राष्ट्रपति के पास जाएगा, है ना। तो ये कहाँ पर जाएगा, राष्ट्रपति के पास आया, मतलब यहाँ से पास हुआ राष्ट्रपति के पास गया। ठीक है, और राष्ट्रपति ने क्या किया, राष्ट्रपति ने अभी साइन नहीं किए, है ना, राष्ट्रपति के पास अभी विचाराधीन है, के पास विचाराधीन है, वो विचार कर रहे हैं, विचाराधीन है। इसका मतलब अभी प्रक्रिया कंप्लीट नहीं है, प्रक्रिया अभी कंप्लीट नहीं है, और लोकसभा इन्वॉल्व हो चुकी है, प्रक्रिया कंप्लीट नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ तक तो वो कॉन्सेप्ट लग रहा है, आपको लग रहा होगा कि बिल खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन होगा क्या, इन्होंने क्या किया, पुनर्विचार के लिए वापस कर दिया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, पुनर्विचार के लिए वापस कर दिया, पुनर्विचार के लिए वापस कर दिया, ये तो हम पढ़ा चुके थे, वापस कर दिया। ठीक है, तो विचाराधीन है और पुनर्विचार के लिए वापस कर दिया। ठीक, और इसी बीच में लोकसभा भंग हो गई,
ठीक है। इसी बीच लोकसभा भंग, लोकसभा भंग, तो इसी बीच में लोकसभा भंग हो गई। अब क्या होगा? अब बिल की सेहत पर क्या फर्क पड़ेगा? तो अब परिणाम क्या होगा? बिल समाप्त नहीं होगा, बिल समाप्त नहीं होगा। ठीक है। तो ये वो जो कॉन्सेप्ट हमने आपको पढ़ाया था उसका ये एक्सेप्शन, ये अपवाद है। आप कहेंगे कि प्रक्रिया इनकम्प्लीट है, लोकसभा इन्वॉल्व हो चुकी है तो बिल समाप्त हो जाना चाहिए लोकसभा के विघटन से। नहीं, उस कॉन्सेप्ट का ये अपवाद है। अगर दोनों ने पास करके राष्ट्रपति के पास पहुंचा दिया और वो पुनर्विचार के लिए वापस कर देते हैं तो इसी बीच यदि लोकसभा भंग हो जाती है तो बिल की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये उस कॉन्सेप्ट का क्या है? अपवाद है। ठीक है। तो ये जो 5 कंडीशन हमने आपको बताई, इसको आप बुक से पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे, भूल जाओगे, क्योंकि ऐसे वहाँ पर लिख दिया गया है और एग्जाम में आएगा आप गलत कर दोगे। लेकिन अगर आपने इस क्लास को सही से समझ लिया, ठीक है, और सही से इसका नोट्स बना लिया, तो फिर आपका ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, कैसे भी वो पूछ ले। ठीक है। तो इसे आप बना लीजिए और अपने नोट्स में कुछ इसी तरीके से बनाइएगा। चलिए, तो ये मामला हो गया। बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें यहाँ पर हम लोगों ने समझ ली। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर जैसे प्रश्नकाल, शून्यकाल, जो प्रश्न वगैरह पूछे जाते हैं वो मामले क्या हैं, उनको भी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं आज के लेक्चर में। ठीक है। तो चलिए भाई देखते हैं उसको। तो संसदीय प्रक्रिया के अंतर्गत अगले टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न। ठीक है। तो संसदीय प्रक्रिया का अगला टॉपिक, इसमें क्या होता है, जैसे मान लो विधायिका जो होती है वो कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित करती है। ये हमने सुना होगा, विधायिका कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित करती है, नियंत्रण स्थापित करती है, नियंत्रण स्थापित करती है। अब ये नियंत्रण कैसे स्थापित करती है, इस चीज को यहां पर हम लोग समझेंगे। ठीक है। नियंत्रण कैसे स्थापित करती है? रेडी? देखो, इसके यहां पर 2 तरीके हैं, बहुत ध्यान से समझना। एक तो प्रश्न पूछकर, प्रश्नों के माध्यम से, प्रश्न पूछकर, और दूसरा संसदीय समितियों के माध्यम से, संसदीय समितियों के माध्यम से। दो तरीके हैं। ये जो विधायिका है यानी लेजिस्लेचर, और ये है कार्यपालिका अर्थात एग्जीक्यूटिव। ठीक। अब ये जो विधायिका है, हमारी जो केंद्र की विधायिका है, इसमें आप देखोगे अगर हाउस की बात करें तो यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा 2। ठीक है। और इस लोकसभा में हमारे प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर कौन होता है? जनता के प्रतिनिधि, जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि,
वो ध्यान समझना, ठीक है। तो हम लोगों ने अपने प्रतिनिधियों को भेज दिया कहाँ पर, लोकसभा में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट भेजते हैं और राज्यसभा में इनडायरेक्ट जाते हैं, क्योंकि उनको हम लोग नहीं चुनते। ये प्रक्रिया हम आपको पढ़ा चुके हैं, बड़ी मज़ेदार है, बड़ी इंटरेस्टिंग है ये। तो हमारे प्रतिनिधि कहाँ बैठे हुए हैं, लोकसभा में, और लोकसभा किसका हिस्सा है, विधायिका का, ठीक है। और विधायिका के जो मेंबर होंगे उनको क्या कहेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो यहाँ पर ये जो होंगे ये लोग, चाहे वो एलएस के मेंबर हो चाहे वो आरएस के मेंबर हो, तो ये कहलाएंगे तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो इधर से हो चाहे वो इधर से हो, ठीक है। तो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जिनको हम सांसद कहते हैं। तो विधायिका में कौन है, सांसद, ठीक है। और ये जो कार्यपालिका है ये बेसिकली सरकार है, ठीक है। ये कौन है, ये है गवर्नमेंट, ये सरकार, ठीक। सरकार शासन व्यवस्था चलाती है। अब आप देखो कि सरकार जो है, इसको शासन चलाने के लिए कुछ हक दिया जाता है, ठीक है। अब देश में कोई योजना है, उसको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, उसको कार्यान्वित करना है, उसको धरातल पर उतारना है, तो कौन उतारेगा, कार्यपालिका उसे एग्जीक्यूट करेगी, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन का काम करेगी, ठीक। अब मान लो कि किसी योजना को चलाने के लिए, किसी योजना को कार्यान्वित करने के लिए बहुत सारा बजट दिया जाता है। वो बजट दे दिया गया गवर्नमेंट को, ठीक है, गवर्नमेंट को बजट दे दिया गया। अब गवर्नमेंट ने पता लगा कि उसको फिजूल खर्च कर दिया, ठीक है, जहाँ मनाया वहाँ उड़ा दिया। अब इसको अगर इससे जवाब नहीं मांगा जाएगा तो ये तो सारा पैसा बर्बाद कर देगी, मनमानी करेगी। जब इस पर कोई कंट्रोल स्थापित करने वाला नहीं होगा तो ये तो मनमानी करने लगेगी ना। तो अगर इस सरकार से प्रश्न पूछे जाए, है ना, बहुत ध्यान समझना, अगर इस सरकार से प्रश्न पूछे जाए कि भाई तुम्हें इतना पैसा दिया गया था फला योजना के लिए, तो वो पैसा कहाँ गया, तो ये डरेगी ना, तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा, तो सरकार डरेगी। तो अब इस सरकार से प्रश्न पूछे कौन, लोकतंत्र है तो जनता पूछेगी, लेकिन भारत में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो हर एक लोग अगर प्रश्न पूछेंगे तो सिर्फ प्रश्न पूछते ही रह जाएंगे, भारत में और कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो हमने क्या किया, हमने अपनी तरफ से अपने प्रतिनिधियों को चुन के भेज दिया लोकसभा के पास और उनसे कहा कि आप इनसे प्रश्न